आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तराखंड के बाद गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा। तो हम बात करेंगे इसके, लेकिन उससे पहले थोड़ा ज्योग्राफी की बात करेंगे। देखो यार, थोड़ा बगल में मकान बन रहा है और मैं घर पे हूँ नहीं, मतलब स्टूडियो में हूँ नहीं, कुछ काम की वजह से। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट ज्योग्राफी का शानदार कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। बस कूपन कोड यूज़ करो ज्योग्राफी। सिर्फ 300 रुपये का कोर्स है, एक्स्ट्रा 25% ऑफ। इंडियन ज्योग्राफी इसके बाद आपके हाथों पे होगी, टिप पे होगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रतीक सर ये आपको पढ़ाएंगे। तो गुजरात के होम मिनिस्टर ने, हर्ष सांघवी ने 29 अक्टूबर को यह अनाउंस किया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने वाले हैं। कमेटी बनाई जाएगी और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंप्लीमेंट करेगी। गोवा पहला राज्य था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लेके आया है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम इसकी भी बात करेंगे, कई बार बात कर चुके हैं। अभी इसी साल उत्तराखंड ने भी एक कमेटी बनाई है, लेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजन देसाई। आसाम और हिमाचल प्रदेश ने भी यही बोला है कि हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लेके आएंगे। और हमारा संविधान भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 में ये बोलता है कि हाँ, यूसीसी लेके आइए। बीजेपी के एजेंडा में हमेशा ये रहा ही है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या है? वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। अभी आपको पता ही है कि मुस्लिम्स का अलग लॉ है, आपको पता है कि नहीं? ट्रिपल तलाक अलग हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यही है, देश में एक ही लॉ चलेगा और कोई नहीं, कोई उस लॉ से ऊपर नहीं है। अभी हम ये देखते हैं कि रिलीजियस कम्युनिटीज के कुछ लॉज हैं, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एडॉप्शन हो गया, बहुत सारी चीजें। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आर्टिकल 44 हमारे डायरेक्टिव डीपीएसपी में आता है ना? डीपीएसपी में आता है। आर्टिकल 37 ये कहता है डीपीएसपी का कि जो भी डीपीएसपी में है वो किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है ना? देखिए, पहले ये चीज, अच्छा ये मैं अभी आपको डिफरेंस समझा दूंगा थोड़ी देर में। तो पार्ट फोर्थ आर्टिकल 36 से लेकर 51 ये सभी को पता है डीपीएसपी। उसमें बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ प्रिंसिपल है, जिसमें यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आता है ना? इसमें यह भी है कि फ्री लीगल एड देंगे भैया, जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड देंगे 39A। बाहर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, आप इस पर ध्यान देंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43A। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना आर्टिकल 48A। ये सब 44 जो ए वाले हैं ना, 44th अमेंडमेंट में डाले गए थे। और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना आर्टिकल 51 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डीपीएसपी, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, डीपीएसपी जो है, फंडामेंटल राइट्स, पहले फंडामेंटल सभी को ही पता है, पार्ट 3 इतनी बार तो मैं ही बता चुका हूं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। देखो, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो आपके मूलभूत अधिकार हैं। यानी कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये कि देखो, हमारे इतिहास में ना बड़ी दिक्कत हुई, इंसानों के उनको अधिकारों से वंचित रखा गया। तो जब हमारा संविधान बना तो उसमें बोला बेटा कुछ भी छीन लेंगे, ये अधिकार नहीं छीनने चाहिए। यानी कि आपके साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपको जबरदस्ती कोई जेल में नहीं डाल सकता, आपको इक्वल राइट है हर एक चीज का, आपके लिए भी लॉ। और अगर मान लो कल को मैं ये बोल दूं कि सुनो, मैं प्रधानमंत्री हूं इस देश का और कहीं पे भी तुम नहीं जाओगे, तुम ना ही कहीं पे जॉब कर सकते हो, ना ही कहीं रह सकते हो, तुम मेरे हिसाब से चलोगे, अब तुरंत कोर्ट चले जाओगे, अब तुरंत कोर्ट चले जाओगे, आप बोलोगे ये देखिए सर क्या कह रहे हैं, और मुझे सजा होगी। यानी कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन कोर्ट। अगर आपके फंडामेंटल राइट अगर जबरदस्ती आपको अथॉरिटी बंद कर दे जेल में, तो आप हेबियस कॉर्पस लगा सकते हो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि एक रिट है उसमें से एक। तो ये दे आर लीगली इन्फोर्सेबल, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन डीपीएसपी आर्टिकल 37 ये कहता है कि दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। क्यों? इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि देखो, तुम मेरे पास है, तुमने बोला सर मैं जा रहा हूं बहुत बड़ा अपना साम्राज्य बनाने, केजीएफ, रॉकी भाई बनूंगा मैं। उन्होंने कहा जा बेटा, जा जा बना जा। एक ढेला नहीं है तुम्हारे पास, मैं बोलूंगा बनाओगे कैसे? तो तुम बोलोगे सर अब मैं क्या करूं, मैं पता एक तो ढेला नहीं है। मैं बोलूंगा सुनो, अभी मत बनाओ, जैसे जैसे तुम्हारे पास पैसा आएगा ना वैसे वैसे बनाते रहो। जब तुम्हारे पास थोड़ा पैसा आ जाएगा तो बंगला बना लेना, और ज्यादा पैसा आ जाएगा तो और कॉलोनी बसा लेना, और ज्यादा पैसा आएगा तो और अपना बिजनेस एक्सपैंड कर लेना। तो जैसे जैसे तुम्हारे पास रिसोर्सेज आते जाएंगे वैसे वैसे करते रहो। डीपीएसपी यही कहता है।
एक जब संविधान बन रहा था तो यही था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बेसिकली इसमें समाज कैसा होना चाहिए, राम राज्य कैसे आए, हर चीज आइडियल कैसे हो, ये एक आइडियलिस्ट स्टेट की बात करता कि इसमें कुछ फ्लॉ ही नहीं है। लेकिन उस समय हमारे संविधान के जो निर्माता हैं उनको पता था कि इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत आजाद हुआ है और भारत आजाद होने का मतलब यही है कि अभी राज्य उतनी तरीके से डेवलप नहीं है। तो जैसे जैसे राज्य डेवलप करते जाएंगे वैसे वैसे डीपीएसपी आते जाएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे 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 परिवार में होता है ना, जैसे जैसे लड़का, 4 लड़के हैं तो जैसे जैसे लड़का डेवलप करता जाएगा वैसे वैसे हम उसको और अधिकार देते जाएंगे और वो अपने हिसाब से उन अधिकारों को यूज करेगा। ऐसे ही राज्यों ने किया। राज्य में, हर राज्य में, पूरे भारत में डीपीएसपी एप्लीकेबल है, आपको पता है कि नहीं? आप डीपीएसपी के प्रोविजंस निकालिए, सारे राज्यों में किसी ना किसी एक्ट के तहत, जैसे अगर लेबर लॉ की बात करें तो कितने एक्ट है लेबर लॉ के लिए, एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट पे कितने एक्ट है, लीगल एड की बात करें तो उस पर भी एक्ट है। तो आप ये समझिए कि डीपीएसपी जो है वो इस समय एक्ट के फॉर्म में चल रहा है सारे राज्यों में। राज्य के, हालांकि राज्य अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, लेकिन ये जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब कल को आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे फंडामेंटल राइट्स अगर हनन हुआ तो आप कोर्ट चले गए। अब मान लो 1947 में जो यूनाइटेड प्रोविंस था, जो आज का हमारा यूपी है, अब उसमें डीपीएसपी यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सरकार ने उसको लागू नहीं किया तो आप कोर्ट चले जाओगे। लेकिन वही मैं बोल रहा हूं भाई, सरकार के पास अभी उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम डीपीएसपी को लागू कर सके, तो इससे तो पूरा राज्य ही बर्बाद हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि डीपीएसपी के जो प्रावधान हैं, अगर सरकार उनको अभी सक्षम नहीं है लागू करने में तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट बोलेगा ना, फिर कोर्ट बोलेगा कि हां भाई राज्य को लागू। अगर मान लीजिए डीपीएसपी जस्टिसेबल होते तो उत्तर प्रदेश सरकार को सजा हो जाती, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार बोलती माय लॉर्ड हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं है तो हम कैसे करें। तो इसीलिए डीपीएसपी को जस्टिसेबल नहीं बनाया गया कि अभी जैसे जैसे राज्य डेवलप होते जाएंगे, क्षमता डेवलप होगी, तब हम उनको जस्टिसेबल कर देंगे। मिनर्वा मिल्स 1980 का केशवानंदा भारती के बाद सबसे बड़ा जजमेंट, उसने ये बोला कि भारत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू गिव एब्सोल्यूट प्राइमेसी टू वन ओवर द अदर। कहने का मतलब यही है कि जो रिलेशनशिप है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी भाई भाई है। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट को स्ट्रेंथन करता है। देखिए इसकी कहानी आप समझिए। जैसे आर्टिकल 31C ये कहता है कि अगर लॉ जो है, इफ द लॉ इज मेड टू इंप्लीमेंट एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर 14 आर्टिकल अंडर आर्टिकल 14 एंड 19। यानी कि अगर 31C मतलब लॉ जो है वो किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में बनाया जा रहा है तो इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ठीक है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा दूं तो आप समझेंगे। देखिए जब हुआ क्या कि जब फंडामेंटल राइट्स आए, इधर फंडामेंटल राइट्स क्या, हमारी लेजिस्लेचर, हमारा संविधान, और इधर हमारा कोर्ट, और इधर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव्स, तो एक लड़ाई शुरू हो गई, एक लड़ाई छिड़ गई। तो बहुत ये हुआ कि प्रधानमंत्री बड़ा है कि फंडामेंटल राइट्स बड़ा है। इंदिरा गांधी ने 1970 से लेकर 76 तक एक के बाद एक अमेंडमेंट पास किए। इसमें 39 था, 38 था, 42 था। 42 को तो भैया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया। इतने सारे अमेंडमेंट, क्या ऐसा है फंडामेंटल राइट गए भाड़ में, सबसे बड़ा है प्रधानमंत्री, समझ लो, पहले बता दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज्यादा। और अल्टीमेटली केशवानंदा भारती केस ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स ही बड़े हैं, पीएम वीएम कुछ नहीं। कई बार मैंने बताया भी है। फिर उसके बाद गांधी ये कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अब डीपीएसपी बड़ा होगा। फंडामेंटल राइट्स को हर हाल में कर्टेल करने की कोशिश की गई है। आपको पता है क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट लोगों को ज्यादा अधिकार देता है, और सरकार और लोगों का रिश्ता तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब डीपीएसपी को फिर मिनर्वा मिल्स कैसा है कि भैया कहां किधर, फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, सुप्रीम था, सुप्रीम रहेगा। सनी देओल की तरह बोल दिया मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, तो फंडामेंटल राइट जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। डीपीएसपी छोटा भाई है उसका, डीपीएसपी काम करेगा उसके लिए, तो परेशान मत हो। समझ रहे हो, ये चीज है। तो अब अभी आपको पता ही है कि पर्सनल लॉ में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एविडेंस एक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने बता दिए मैंने, जितने याद है मुझे। अब जो राज्य हैं उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए हैं, बदलाव किए हैं। अमेंडमेंट सब पता है ना, आर्टिकल 367 एकदम छींके आ जाती है अमेंडमेंट भी करने में। तो डाइवर्सिटी है, सेक्युलर सिविल लॉज काफी एस्पेक्ट में।
अब जो रिलीजन के जो पर्सनल लॉज है दे आर डाइवर्स इन देमसेल्व्स। तो जितने भी हिंदूज हैं देश के, दे आर नॉट गवर्न बाई वन लॉ। एक लॉ तो है नहीं हमारे हिंदूज के लिए, ना ही मुस्लिम्स के लिए, ना ही क्रिश्चियंस के लिए। तो आप समझिए कि कुछ कुछ जगह पे तो ब्रिटिश, पुर्तगीज और फ्रेंच प्रोविजंस जो है वो आज भी चल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप यू वोंट बिलीव कि 200 से ज्यादा ट्राइब्स के अपने कस्टमरी लॉज हैं। अब उन कस्टम्स को नागालैंड में प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आर्टिकल 371 है। अब ऐसे ही प्रोटेक्शन मेघालय, मिजोरम एंजॉय करते हैं। समझ रहे हो? कहने का मतलब यह है कि अभी हमारे लॉ में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। भारत को ऐसा बोला जाता है ना कि भारत में यूनिफॉर्मिटी आप नहीं ला सकते, क्योंकि भारत वैसा देश है ही नहीं। भारत ज्योग्राफिकल देश है पूरा का पूरा, और हर जैसे जैसे ज्योग्राफी चेंज होती है वहां पे कल्चर और पॉलिटिक्स बदल जाती है। समझिए आप? तो गुजरात का जो ये डिसीजन है, अब देखिए गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, आपको पता ही है। तो चुनाव आ रहे हैं भैया, इसी साल चुनाव है नवंबर में, मतलब अगले ही महीने। तो अब जो चुनाव है तो फिर अब उसी के लिए चीजें जो है वो हो रही हैं। अब ठीक है, अच्छी बात है। देखिए मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, इज नेसेसरी। ठीक है, कुछ चीजों को छोड़ दो, बट मैक्सिमम अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करेंगे, मजा आ जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी कभी भूलोगे ही नहीं। थैंक यू सो मच।